बीए फाइनल ईयर के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, जिसमें जो है इसी कड़ी में हमने शनिवार को प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं पे चर्चा की थी। 7 जो हैं वो विशेषताएं बताई थी इसकी, और आज जो है हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचकों द्वारा जो आलोचनाएं की गई हैं कि शिक्षा के सिद्धांत में क्या क्या कमी थी, उन आलोचनाओं का जो है ना आज अध्ययन करेंगे, उन आलोचनाओं पे अपने चर्चा करेंगे। तो शनिवार वाला जो है, जो मैंने 7 विशेषताएं बताई थी शनिवार को प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की, थोड़ी सी चर्चा जो है 2 मिनट की उस पर कर लेते हैं। क्या विशेषताएं थी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की, किसमें ये बताया गया था कि प्लेटो की शिक्षा जो है वो पूर्णतया राज्य द्वारा नियंत्रित थी। मनुष्य का उसमें सर्वांगीण विकास पे बल दिया गया था, उसके फिजिकल पे, उसके मानसिक, शारीरिक, मानसिक सभी विकास पे जो है ना शिक्षा पद्धति में बल दिया गया था। महिला पुरुष के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। नैतिकता, शिक्षा में नैतिकता का समावेश था। और जो है लास्ट में प्लेटो ने मेन बात बताई थी कि शिक्षा जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत, जीवन से लेकर मृत्यु तक जो है वो शिक्षा व्यवस्था चलती रहती है। तो ये मेन उसने कुछ 6-7 विशेषताएं बताई थी। बड़ा प्रश्न पूछा जाता है प्लेटो की शिक्षा पद्धति पे मेन पे कि प्लेटो की जो है ना शिक्षा सिद्धांत पे लेख लिखी, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। और आज जो है इसकी आलोचनाएं करके प्लेटो का पूरा जो दर्शन है उसमें मेन जो प्रश्न थे वो प्लेटो के आपको सारे करवा दिए मैंने। आज लास्ट शिक्षा सिद्धांत है, इसकी आलोचना करके प्लेटो जो थिंकर है अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो शिक्षा सिद्धांत की आलोचनाओं में शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 पर है कि जो प्लेटो की शिक्षा है वो सभी वर्गों के लिए नहीं, यानी पॉइंट नंबर 1, सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं। अब देखो कैसे कि इसमें क्या है, मैंने ये शुरू में बताया था कि शासक वर्ग को इसने शिक्षा के बारे में इसने ज़्यादा बताया है। शासक और सैनिक वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी, और जो उत्पादक वर्ग था, मैंने पहले उसमें नोट्स में लिख भी दिया था कि इनकी शिक्षा पर प्लेटो बिल्कुल मौन था। हालांकि जो है उसने मतलब भाई ये ज़रूर कहा कि प्रारंभिक शिक्षा सभी को अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए, लेकिन कहाँ, कितने साल तक, इन सभी चीज़ों पर प्लेटो मौन रहा। सैनिक और शासक पे इसने ज़्यादा बल दिया था, तो इसकी जो शिक्षा थी शासक और सैनिक वर्ग पर जो है ना विशेष बल देती थी, और उत्पादक वर्ग की इसने उपेक्षा की थी। इसीलिए पॉइंट है भी सभी वर्गों के लिए इसने शिक्षा की व्यवस्था जो है नहीं की। सेबाइन कहता था कि प्लेटो की शिक्षा योजना का एक बड़ा गंभीर दोष है ये जो उसने मतलब सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। तो ये जो चीज़ है ये प्लेटो की शिक्षा योजना का सबसे गंभीर दोष है, क्योंकि केवल अच्छे शासकों से ही किसी देश का कल्याण संभव नहीं है। भाई कहने का मतलब ऐसे बाइन का कि आपने जो है ना वो उत्पादक वर्ग की शिक्षा पे बल नहीं दिया, आप सिर्फ राजा, शासक और सैनिक बढ़िया बनाने में लग गए। तो किसी भी देश का कल्याण शासक और सैनिक दो ही नहीं कर सकते। उत्पादक वर्ग जो कि राज्य का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसके अंदर सारे ही आ जाएंगे, शासक और सैनिक को छोड़ के बाकी जो भी काम करता है किसी भी तरीके का, वो सारा का सारा उत्पादक वर्ग है। उसका एक बड़ा रोल होता है राज्य के विकास में, राज्य के कल्याण में, राज्य की प्रगति में। तो जो जिसका इतना बड़ा योगदान है प्लेटो उनके ऊपर, तो उनको जो है किनारे लगा देता है, इनकी एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं करता। तो केवल शासक और सैनिक वर्ग से ही देश आगे नहीं बढ़ता है, उत्पादक वर्ग का इसमें क्या है, अहम योगदान होता है। लेकिन इसकी शिक्षा व्यवस्था पे प्लेटो क्या रहा, मौन रहा था। इसलिए आलोचकों ने ये बड़ी आलोचना की है कि इसका सबसे बड़े गंभीर दोष था कि इसने जो है ना सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, केवल और केवल शासक और सैनिक वर्ग की शिक्षा पर ही ये बल देता रहा, और उत्पादक वर्ग की इसने शिक्षा में नितांत उपेक्षा की है। तो नेक्स्ट है
पॉइंट नंबर 2, साहित्य की उपेक्षा। देखो प्लेटो जो है हालांकि साहित्य पे बल तो देता है, उसने कहा था भी उचित साहित्य व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा ही ज़्यादा इसने बल दिया है गणित वगैरह पे, और साहित्य को स्थान तो दिया लेकिन बहुत कम दिया है। तो आलोचक कहते हैं कि इस चीज़ को उचित नहीं कहा जा सकता। अभी साहित्य को तो इसने बहुत कम स्थान दिया, और गणित पे तो इसने जैसे अपनी एकेडमी के बाहर भी लिख दिया था, अभी जिसको गणित का ज्ञान नहीं है वो एकेडमी में प्रवेश ना करे। तो आलोचक कहते हैं भी इसने इन चीज़ों पे, गणित पे ज़्यादा बल दिया और साहित्य को जो है ना इसकी उपेक्षा की, बहुत कम ध्यान दिया। हालांकि छूट दे दी लेकिन ध्यान इसने बहुत कम दिया था। तो आलोचक कहते हैं भी साहित्य जो है वो जीवन का दर्पण है। मानव की जो कोमल भावनाएं हैं उनको विकसित करना, उनमें अच्छे दृष्टिकोणों का विकास करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये साहित्य से ही होती है, साहित्य से ही संभव है। अच्छा साहित्य हम पढ़ते हैं तो उससे हमारा नैतिक उत्थान होता है, हमें जीवन के सही रास्ते मिलते हैं। तो साहित्य जो कैसा भी है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करता है, बढ़िया साहित्य। इसलिए जो है साहित्य का मनुष्य के जीवन में बड़ा योगदान होता है। लेकिन प्लेटो जो है वो विशेषतः गणित, दर्शन आदि पे ज़्यादा बल देता था, और साहित्य की शिक्षा पर उसने जो है ना वो कम बल दिया था। तो आलोचक कहते थे भी साहित्य की शिक्षा पे भी उसको पर्याप्त बल देना चाहिए था, जो मनुष्य का नैतिक उत्थान करता है, मनुष्य के जीवन को एक सही दिशा देता है। तो साहित्य जो है वो राज्य के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन प्लेटो ने इसकी लगभग उपेक्षा की और अन्य चीज़ों पे जो है ज़्यादा बल दिया था। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, कला व साहित्य पर अनुचित नियंत्रण। तो नेक्स्ट आलोचना इन्होंने की है कि प्लेटो ने जो है वो कला और साहित्य की छूट तो दी थी लेकिन बहुत से नियंत्रण लगा दिए थे उसने। साहित्य भी प्लेटो जैसा बताता था, सिर्फ वैसा ही पढ़ने की अनुमति थी और किसी तरीके के साहित्य की कोई परमिशन नहीं थी। तो आलोचक कहते हैं भी कला और साहित्य जो है ना वो व्यक्तियों के अंदर जो है ना बड़े गुणों का, नैतिक गुणों का विकास करते हैं। और कला और साहित्य पर जो है ना अगर ये राज्य के नियंत्रण में इस तरीके से इन पर अनुचित नियंत्रण होगा या राज्य द्वारा जकड़ी हुई होंगी तो ये मनुष्य के हृदय को स्पर्श नहीं कर पाएंगी, लिमिटेशन लगा दी जाएंगी जमीन के ऊपर, तो ये वास्तविक रूप से मनुष्य को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए आलोचक कहते हैं भी कला और साहित्य पर जो प्लेटो ने अनुचित नियंत्रण लगा रखे थे ये कला और साहित्य को ख़त्म कर रहे हैं, कला और साहित्य को सीमाओं में बांध देते हैं। जब कोई कला या साहित्य सीमाओं में बंध जाता है तो आलोचक कहते हैं कि वो मनुष्य के हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता, उसकी भावनाओं को प्रेरित नहीं कर सकता। तो इसलिए प्लेटो कहता है, आलोचक कहते हैं कि प्लेटो द्वारा कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण लगाना प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की सबसे बड़ा जो है वो दोष था। और कला और साहित्य पे इसने जो है वो नियंत्रण लगा ही रखा था, क्योंकि इसने साहित्य की छूट, जैसा इससे पहले पॉइंट बताया कि साहित्य की उपेक्षा, तो साहित्य पे जो है इसने छूट तो इसको दी थी साहित्य की, लेकिन क्या था उस पर भी इसने ये बता दिया था कि राज्य का जो है पूरा नियंत्रण रहेगा कला और साहित्य पर, और जैसा राज्य कहेगा उसी हिसाब से वैसा ही साहित्य वहाँ पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से राज्य पे प्लेटो ने, साहित्य पे प्लेटो ने अनावश्यक अनुचित नियंत्रण लगा रखे थे, जिस पर जो है आलोचक कहते हैं कि ये चीज़ गलत थी। उसने कला और साहित्य को जकड़ लिया राज्य ने, तो राज्य ने जब कला और साहित्य को जकड़ लिया तो वो कला और साहित्य जो है कभी भी राज्य के नागरिकों की भावनाओं को नहीं छू सकते। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक जो है कम है। अब देखो सैद्धांतिक और व्यवहारिक क्या, सैद्धांतिक ये है कि जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं, बुक पढ़ ली बस और पॉइंट पढ़ लिए, याद कर ली, ये सैद्धांतिक शिक्षा है। उसको व्यवहारिक जीवन में कितना लागू किया जा सकता है वो व्यवहारिक है। हालांकि लास्ट में मैंने बताया था जब ये 35 साल पूरे हो जाते हैं तो 15 साल को कहता है भी घूमो फिरो और इधर राज्य में जाओ उधर राज्य में जाओ, तो वो व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि सैद्धांतिक बहुत ज़्यादा है और व्यवहारिक क्या है, बहुत ही कम है। प्लेटो की शिक्षा जो है वो 35 साल तक ये कहता है कि आप सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करोगे। तो अब आलोचक कहते हैं कि 35 साल तक तो व्यक्ति शिष्य ही बना रहेगा। अब वो उस टाइम कुछ नए कार्य करना चाहता है, क्योंकि ये 35 साल तक भाई इतनी उम्र हो जाती है, इस समय तक व्यक्ति में क्या होता है कि
35 साल तक ही व्यक्ति के अंदर अपने आलोचक मानते हैं कि नए कार्यों को करने का उत्साह होता है, नई तरंगे, नई उमंग होती है। लेकिन अब 35 साल तक जब वो गुरुजी के शिष्य बन के ही रहेगा और उसको अपने कुछ भी करने की छूट नहीं होगी, तो उसके अंदर जो जोश है, जो उसके अंदर उत्साह है, वो जो है सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। तो ये जो शिक्षा है सारी की सारी सैद्धांतिक है। 35 साल तक व्यक्ति को सिर्फ गुरु के चरणों में बैठ के ही ज्ञान प्राप्त करना है, जैसा गुरु कहेगा वैसा करना है। तो व्यक्ति के अंदर अब जब उसके बाद उसको कुछ छूट मिलेगी, तब तक व्यक्ति के अंदर वो उत्साह खत्म हो जाएगा। क्षमता भी होती है व्यक्ति की, उम्र भी होती है भी, इस उम्र तक व्यक्ति में कितनी क्षमता होगी। जो जो उम्र बढ़ती जाएगी व्यक्ति की एबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो आलोचक कहते हैं कि इतने साल तक सैद्धांतिक करा के आप शिक्षा, उसका सारा उत्साह ही खत्म कर दोगे, सारी उमंग, सारे जोश, उसकी कल्पनाएं सब खत्म हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद ऐसे व्यक्ति अच्छे शासक भी नहीं बन सकते। इसलिए आलोचक कहते हैं कि शिक्षा योजना सिद्धांतिक है, किताबी ज्ञानी है, और व्यवहारिकता इसमें बहुत ही कम है। और व्यवहारिक शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ शासक नहीं बन सकता अकेले सैद्धांतिक ज्ञान से। तो इसलिए चौथा पॉइंट इसके आलोचना का था कि ये सैद्धांतिक अधिक है और व्यवहारिक ये कम है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला। देखो, ये आपको बताया कि शिक्षा, प्लेटो की शिक्षा जो है कितनी लंबी चलने वाली है। 50 साल तक ये एजुकेशन की व्यवस्था करता है, ये कोई छोटी एजुकेशन नहीं है। तो इतना लंबा है ये 50 साल तक, तो जो है, और खर्चीला है क्योंकि जब 50 साल तक एजुकेशन देगा, राज्य द्वारा नियंत्रित होगी, तो पैसा भी लगेगा उसके अंदर, तो खर्च भी बहुत पैसे होंगे उसके अंदर, और लंबा भी बहुत हो जाएगा शिक्षा क्रम। इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए एजुकेशन, आलोचक कहते हैं, उसकी भी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। और देखो उसके बाद ये और है कि इतना लंबा जो है वो इसका पाठ्यक्रम 35 साल का होने के बाद 15 साल तक व्यवहारिक और व्यवहारिक शिक्षा में भी श्रेष्ठ निकलेगा वो शासक। तो आधी उम्र तो व्यक्ति की निकलेगी 50 साल, उसके बाद वो कब शासक बना, कब 50 साल की उम्र में आके जब वो राजा बनेगा, तो राजा के अंदर क्षमताएं कितनी रह जाएंगी। उसके उम्र के पड़ाव होते हैं, इस उम्र के अंदर आके वो जैसे पहले वाले पॉइंट में बताया, व्यक्ति का जोश भी खत्म हो जाएगा, व्यक्ति की जो है वो क्षमताएं भी कम हो जाएंगी। तो ये शिक्षा क्रम जो है आलोचक कहते हैं बहुत लंबा था और खर्चीला था। लंबा और खर्चीला होने के कारण इस शिक्षा क्रम का कोई महत्व नहीं रह जाता। एजुकेशन इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, और वो भी उस समय के अंदर जब प्लेटो 428 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, जब ये था कि 15 साल के राजा बन जाते थे, 14 साल की, 18 साल की राजगद्दी संभाल लेते थे। उस समय प्लेटो मतलब 50 साल तक एजुकेशन की बात करता है, तो 50 साल के बाद फिर राजा जो है ना, वो राजा में एबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए आलोचक कहते हैं कि इसका शिक्षा क्रम जो है बहुत ही लंबा और बहुत ही खर्चीला था। लास्ट पॉइंट है व्यक्ति के विकास का बलिदान। अब देखो कैसे, यहाँ क्या है, एजुकेशन पॉलिसी वो सारी की सारी राज्य द्वारा नियंत्रित थी और राज्य के हित में थी। प्लेटो क्या चाहता था, दार्शनिक राजा बनाना, शासक, सैनिक, इन पे बल देता है वो, यानी कि राज्य की बेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। ये सिर्फ राज्य के लिए व्यक्ति को एक साधन मात्र समझता है कि ठीक है। और मेन उद्देश्य क्या था इसका, दार्शनिक राजा, राज्य का डेवलपमेंट, तो राज्य पे ज़्यादा बल देता है, हालांकि और सिर्फ व्यक्ति को जो है उसका एक साधन मात्र मानता है। जो भी इसने एजुकेशन दी उसमें व्यक्ति का, आलोचक कहते हैं कि उसमें व्यक्ति का कोई हित नहीं था, ये बस राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहता था, अभी राज्य शक्तिशाली बने, राज्य का राजा शक्तिशाली हो, सैनिक शक्तिशाली हों। व्यक्ति से जो है ना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का इसे के विकास पर इसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब क्या है कि एजुकेशन की भी इसने बता दी भी, इस साल तक 20 साल तक ये एजुकेशन होगी, उसके बाद ये अध्ययन करेंगे। व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती हैं, जैसे आज जो है आप लोग 10th करने के बाद आपके पास कितनी स्ट्रीम्स आ जाती हैं कि आप साइंस लेना चाहते हो, मैथ लेना चाहते हो, आर्ट्स में जाना चाहते हो, कॉमर्स में जाना चाहते हो। तो व्यक्ति जो है ना अपने हिसाब से अपने आगे चुनता है एजुकेशन की क्षेत्र। 12th हो गई, उसके बाद आगे ग्रेजुएशन करनी है, या आपने साइंस का सेक्टर लेना है, कोई बिजनेस करना है, व्यक्ति के पास हर क्षेत्र में जाने के विकल्प होते हैं, और व्यक्ति जो है ना अपने हिसाब से उस क्षेत्र को चुनता है। जब वो अपने हिसाब से उस क्षेत्र को चुनता है
तो उसके अंदर वो तरक्की भी करता है, क्योंकि वो उसका खुद का चुना, उसको पता है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। तो यहाँ व्यक्ति का विकास भी होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि व्यक्ति कुछ नहीं चुनता है, चुना हुआ तो सब कुछ प्लेटो का है कि आपको ये एजुकेशन मिलेगी या ज्यामिति की मिलेगी, दर्शन शास्त्र की मिलेगी। व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति का इस पर कोई ध्यान नहीं दिए, व्यक्ति के खुद का विकास। तो आलोचक कहते हैं कि व्यक्ति का यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ राज्य के हित में ही करो। आप राज्य जैसा चाहता है तो राज्य यहाँ पे साध्य बना दिया और व्यक्ति को वो साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और व्यक्ति का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति के विकास का जो है ना प्लेटो बलिदान कर देता है, और यहाँ और सिर्फ राज्य को महत्व दिया जाता है। तो ये थी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना। तो आज जो है अपना प्लेटो थिंकर कंप्लीट हो गया है। प्लेटो का आदर्श राज्य करवा दिया था मैंने ऑफलाइन, और प्लेटो का साम्यवाद ऑफलाइन करा दिया था। प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो मैंने ऑनलाइन, और प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत ये मैंने ऑनलाइन करा दिए। 4 बड़े प्रश्न बढ़िया बनते थे प्लेटो पे, चारों के चारों करवा दिए हैं। कल जो है इसके बाद में अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अरस्तु पे कोई प्रश्न कल स्टार्ट करेंगे। आज की जो है वो ऑनलाइन क्लास यहीं ख़त्म होती है। प्लेटो का एक कंप्लीट टॉपिक अपना हो चुका है। नेक्स्ट अपने नया वेस्टर्न थिंकर अरस्तु स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।